भारतेंदु के उपरांत हिंदी साहित्य अधिक सशक्त, अधिक सुव्यवस्थित रूप धारण करते हुए एक नए युग में प्रवेश करता है। इस युग को हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। इस युग की समुचित साहित्य चेतना के सूत्रधार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वे लंबे समय तक सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे तथा हिंदी भाषा और उसके साहित्य को व्यवस्थित करते रहे। युग निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सुप्रसिद्ध भाषा शास्त्री, वैयाकरण, पत्रकार, इतिहासक, अर्थशास्त्री, निबंधकार, कहानीकार, समालोचक एवं कवि थे। इनमें से उनका समालोचक रूप सबसे प्रखर है। ये रूप उनके काव्यों, निबंधों, नाट्यशास्त्र तथा सरस्वती के लेखों में देखा जा सकता है। द्विवेदी जी मूलतः समालोचक एवं गद्यकार थे। फिर भी एक नई परंपरा प्रारंभ करने के लिए इन्हें कवि का बाना धारण करना पड़ा, जिसे इन्होंने कुशलता पूर्वक निभाया। इन्होंने स्वयं कविताएं भी लिखीं तथा उस समय के कवियों एवं उनकी कविताओं की समालोचनाएं भी लिखीं। 1902 में कालिदास कृत कुमार संभव का अनुवाद कुमार संभव सार नाम से किया। इस काव्यात्मक अनुवाद की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खूब प्रशंसा की है। आचार्य जी के काव्यगत सैद्धांतिक विचारों का समावेश कविता, कवि और कविता, कविता का भविष्य, कवि कर्तव्य तथा मनोभावों का निरूपण आत्म निबंधों में हुआ है। ये सभी आलोचनात्मक निबंध रसक रंजन, साहित्य आलाप तथा साहित्य विचार नामक निबंध संग्रह में संकलित हैं। आचार्य द्विवेदी का पहला वैचारिक निबंध कवि कर्तव्य जुलाई 1901 की सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण विचार ये है कि कविता गद्य और पद दोनों में हो सकती है। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे पद में हो चाहे गद्य में, वही कविता है। उन्होंने हिंदी कवियों से तुकों के बंधन को तोड़ने का भी अनुग्रह किया और कविता की भाषा सरल, बोधगम्य और बातचीत के स्तर पर रखने की सलाह दी। वे कविता के भाव या अर्थ के संदर्भ में कहते हैं कि अर्थ ही कविता का प्राण है। यदि है तो छंद अलंकार के बिना भी कविता की सार्थकता है, लेकिन कविता में अर्थ के साथ ही छंद अलंकार का अच्छा तालमेल भी होना चाहिए। द्विवेदी जी ने कविता पर सबसे महत्वपूर्ण विचार कविता का भविष्य नामक निबंध में अभिव्यक्त किया है। इसमें वे बताते हैं, समय के परिवर्तन के साथ कविता के भावों, विचारों और स्वरूप में भी अंतर होता जाता है। भाषा की उन्नति के साथ कविता की भी उन्नति होती है। इसी के साथ उन्होंने आने वाली कविता के स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी भी की थी। उनका कहना है, कविताएं अब स्वच्छंदतावादी और रोमांटिक लिखी जाएंगी, जिसमें कवि प्रेम और प्रकृति का चित्रण करेगा। इसके बाद की कविता साधारण मनुष्य की होगी, भावी किसान और मजदूर की। उनकी ये भविष्यवाणी आज फलीभूत हो रही है। कवि और कविता नामक निबंध में आचार्य जी ने अपने विचारों और स्थापनाओं को स्पष्ट किया है। इस संबंध में उनका कहना है, जैसे जैसे सुधार अधिक होता है, विद्या बुद्धि तो बढ़ती जाती है, लेकिन वैसे वैसे कविता शक्ति कम होती जाती है। इस निबंध में प्राचीन एवं आधुनिक साहित्य के संबंधों पर विचार किया गया है। बिना सोचे समझे प्राचीन विद्वान नवीन साहित्य का विरोध करने लगते हैं, यहाँ तक कि वे नई रचनाओं में कोई न कोई दोष निकालकर उसे साहित्य कोट से बहिष्कृत करना चाहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन साहित्य के साथ ही
उन्होंने आधुनिक साहित्य का भी निष्पक्ष विश्लेषण किया है। संस्कृत साहित्य के अध्ययन तथा परिचय कराने की भावना से द्विवेदी जी ने संस्कृत के श्रेष्ठ कवियों तथा उनके काव्य की समालोचनाएं भी लिखी हैं। इनमें विक्रमांक देव चरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी कालिदास की आलोचना आदि निबंध महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। कालिदास और उनकी कविता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए उस युग को ध्यान में रखना होगा। उस समय पाठकों की दो कोटियां थीं। एक में तो साधारण जनता जो कालिदास से अनभिज्ञ थी और दूसरी में वे पंडित थे जो कालिदास की आलोचना के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए वे पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि के उदाहरण देकर उनके साहित्य को श्रेष्ठ सिद्ध करते थे। आलोचक द्विवेदी जी ने अतीत और वर्तमान की प्रवृत्तियों के आधार पर कालिदास की कविता का मूल्यांकन तत्कालीन समाज की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में किया। कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। इस संबंध में आचार्य शुक्ल का कहना है, ये पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई है, ये ठीक ठीक समझ नहीं पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। कालिदास की वैवाहिकी कविता, कालिदास की कविता में चित्र बनाने योग्य स्थल और कालिदास के मेघदूत का रहस्य आत्म निबंधों में द्विवेदी जी के कवि हृदय का प्रतिबिंब है। मेघदूत का रहस्य निबंध तो द्विवेदी जी के हृदय का भी रहस्य है। इसमें प्रेमी हृदय के विश्लेषण और व्याख्या के रूप में आचार्य जी ने अपने ही प्रेमी हृदय की अभिव्यक्ति की है। प्रेम के संसार से गहरा परिचय होने के कारण उनकी लेखनी से अनायास ही प्रेम की सुंदर व्याख्याएं निकल पड़ी हैं। संस्कृत साहित्य पर द्विवेदी जी के द्वारा की गई आलोचनाओं के मूल में तीन प्रधान कारण थे। पहला, पुरातत्व संबंधी अनुसंधान में निरत ये युग। दूसरा, अतीत की ओर देखने वाला व्यक्तित्व और अहिंदी काव्यों की आलोचना द्वारा हिंदी लेखकों की आलोचना दृष्टि को व्यापक बनाने की बलवती आकांक्षा। उपर्युक्त निबंध परिचयात्मक होने के साथ कृतियों के गुण दोषों पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कालिदास जैसे कवि से भी अभिभूत नहीं होते और उनके दोषों का भी निदर्शन करते हैं, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि आचार्य के हृदय में महाकवि के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, लेकिन खंडन मंडन और समालोचना की ये रीति परंपरा से चली आ रही थी, जिसका निर्वाह करना भी आवश्यक था। कालिदास की आलोचना द्विवेदी जी की निष्ठा और सत्य प्रियता प्रकट करती है। जो बात ठीक लगती है उसे बिना किसी की परवाह किए हुए व्यक्त कर देना उनके चरित्र की विशेषता थी। ये निष्पक्षता और निर्भीकता सच्चे आलोचक के गुण हैं। प्राचीनतावादी विद्वान उनके इस दृष्टिकोण से विचलित हुए, किंतु द्विवेदी जी का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में युगांतर प्रस्तुत कर रहा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाट्यशास्त्र नामक निबंध लिखा, जो रसक रंजन ग्रंथ में संकलित है। आपने हिंदी में नाटक लिखने वालों के लिए शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में नाट्यशास्त्र का लेखन किया। उस समय लोगों ने नाटक लिखना खेल समझ लिया था। इस ग्रंथ में आचार्य जी ने न केवल नाट्यशास्त्र के भेद प्रभेद और उसके उपांगों का ही मात्र विवेचन नहीं किया, अपितु नाटक के भाषा, रचना, चातुर्य, वृत्तियाँ, लक्षण, जवनिका, पर्दे, वेशभूषा
और दृश्य काव्य संबंधी जितने भी संस्कृत में ग्रंथ हैं उनका कालानुसार विभाजन भी किया है। द्विवेदी जी द्वारा लिखित ये निबंध हिंदी नाटककारों के लिए नाट्य शिक्षा पर भी ग्रंथ है। इसके साथ ही संस्कृत में रचित नाट्य शास्त्रों की आलोचना भी की है। इन्होंने भारतेंदु युगीन नाटकों की त्रुटियों का भी उल्लेख किया है। उत्तम नाट्य लेखन के लिए ये निबंध हिंदी नाटककारों के लिए शिक्षा ग्रंथ भी है। इसके अतिरिक्त आचार्य जी ने उपन्यास रहस्य नामक निबंध भी लिखा है। हिंदी पत्रकारिता में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1903 से लगभग 20 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। द्विवेदी जी के संपादन में सरस्वती पत्रिका की बहुमुखी उन्नति हुई। साहित्य ही नहीं, विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री इसमें छपती थी। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद और अंग्रेजी की उपयोगी पुस्तकों के अनुवाद को वे सरस्वती में स्थान देते थे। वे स्वयं चिंतक और कृतिकार थे। इस पत्रिका के माध्यम से आचार्य जी ने हिंदी भाषा का परिष्कार किया और हिंदी में लेखकों एवं कवियों की एक पीढ़ी तैयार की, जिसका आने वाले वर्षों में प्रभाव बना और बढ़ा। उनका ये दृढ़ मत था कि गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक नहीं होनी चाहिए। आचार्य जी एक सुव्यवस्थित समालोचक थे। उन्होंने संस्कृत और हिंदी की जिन पुस्तकों की समालोचना की उसमें द्विवेदी जी की गरिमा मंडित आलोचना पद्धति का सहज ज्ञान हो जाता है। आचार्य जी एक ऐसे समालोचक हैं जिनको कवि हृदय की सहृदयता भी मिली है और समालोचक की वो पैनी दृष्टि मिली है जिसके आलोक में आगे आने वाली पीढ़ियां द्विवेदी जी के सहृदय दर्पण में अतीत और भविष्य का सहज ही दर्शन कर सकती हैं।